आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। लगातार ऑपोजिशन की ये मांग रही है कि बहस होनी चाहिए महंगाई पे। जब से मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में शुरू हुआ तो ऑपोजिशन हंगामा करती आई कि महंगाई पे चर्चा हो, महंगाई पर बात होनी चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट पर बात होनी चाहिए। मुल्क में जो इन्फ्लेशन देखने को मिला है, जो स्टैगफ्लेशन देखने को मिल रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। कल लोकसभा में इस पर चर्चा हुई और आज राज्यसभा में भी निर्मला सीतारमण ने इस पर बात की। क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ पॉइंट्स जो रखे निर्मला सीतारमण ने, क्या वो इत्मीनान बख्श थे, क्या वो काफ़ी थे, सेटिस्फैक्ट्री थे? आम लोगों की नज़र से अगर हम देखें, क्या वो काफ़ी थे? हालांकि ऑपोजिशन हमने देखा कि वॉकआउट भी किया गया, मुतमईन नज़र नहीं आए। लेकिन वही अगर हम देखें कि कल लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने किन किन पॉइंट्स का जिक्र किया, क्या कुछ बातें कहीं। एक जो बहुत ही अहम बात निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में कही और आज भी उन्होंने दोहराई कि मुल्क में देयर इज नो रिसेशन, नो स्टैगफ्लेशन इन इंडिया। मुल्क में कोई रिसेशन का दौर नहीं है, स्टैगफ्लेशन नहीं है, यानी कि महंगाई जो बढ़ती जा रही हो और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही हो, जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो स्टैगनेंट हो, वो एक ही वो बढ़ ना रही हो बल्कि उसकी स्थिति खराब हो रही हो। तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है। इस तरह की बातें निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने साथ ही कुछ और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया है, 1,50,000 करोड़ जो है जीएसटी का कलेक्शन है। उन्होंने मुल्क का कंपैरिजन दीगर मुल्कों से किया। उन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका से, हिंदुस्तान का कंपैरिजन किया और कहा कि देखिए उनकी सिचुएशन क्या है और हमारा मुल्क तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका का हवाला देते हुए कहा कि उनको कर्ज लेना पड़ रहा है आईएमएफ के लिए। ऐसे में आप देखिए कि हम कितना बेहतर तरीके से इस सिचुएशन को, जो कि ग्लोबल सिचुएशन है, उससे निमट रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ ठीक है। हालांकि उन्होंने किन बातों पर अगर कहे कि डेटा प्रोवाइड नहीं किया, जवाब सही से जो मांगा जा रहा था ऑपोजिशन की जानिब से, और जिसका कहीं ना कहीं आम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों, क्या इसकी वजह है और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, उसके जवाब में सिर्फ इतना आता है कि कोविड एक बहुत बड़ी वजह है और कोविड की वजह से ये सिचुएशन इतनी ख़राब है। रशिया यूक्रेन का वॉर, जिस वजह से ग्लोबली इस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले को लेकर के, कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के काफ़ी मुख्तलिफ राय रखते हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बात कही, उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं है कि इन्फ्लेशन नहीं है, कीमतें चीज़ों की बढ़ रही है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन सरकार जो है, आरबीआई जो है, पूरी कोशिश कर रही है कि जो इन्फ्लेशन रेट है 7% के नीचे रहे। तो ऐसे में हुकूमत तो पूरी कोशिश कर ही रही है, अच्छी कोशिशें कर रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या वाकई घबराने की ज़रूरत नहीं है जब दाल, आटे और पराठे और दूध जैसे चीज़ों पर जीएसटी का रेट बढ़ जाए? क्या ऐसे में आम आदमी को वाकई नहीं घबराना चाहिए? हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन गौतम सेठ साहब और साथ ही साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उदय सिंह साहब जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। गौतम साहब, जो जवाब निर्मला सीतारमण ने दिया, जो उनकी स्पीच रही, क्या वो इत्मीनान बख्श थी, सेटिस्फैक्ट्री थी, या वो घुमाने फिराने वाली, या जिसको हम कहें कि मैनिपुलेटिव थी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस बहुत ही जरूरी विषय पर, जिससे पूरी देश की जनता आज त्रस्त है, इस पर आज एक डिबेट रखी और वार्तालाप करने का हम सबको मौका दिया। आज पूरे देश में जनता की आवाज बुलंद होकर गूंज रही है और कह रही है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब बस करो मोदी सरकार। मैं अपनी बात आंकड़ों के साथ रखना चाहूंगा आपके सामने जी। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का प्राइस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है, जो उसी के आंकड़ों के तहत भारत में 2021 अप्रैल में 4.23% जो महंगाई दर है वो थी, और केवल एक ही साल में
अप्रैल 2022 में 7.79% वो महंगाई दर पहुंच गई, लगभग डबल। और इसी कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो वीट है, जो राइस है, गेहूं, चावल, इसका जो प्राइस है वो लगभग 37% मनमोहन सिंह जी के समय 2014 में जब हमारी सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ तब से लेकर आज तक। मैं भाजपा के प्रवक्ता जो इस शो में जुड़े हैं, उदय सिंह जी और माननीय निर्मला सीतारमण जी से आपके माध्यम से यह सवाल पूछना चाहूंगा कि वो खुद भी भारत की एक सर्वमान्य महिला हैं, और हमारी गृहिणियों से पूछिए कि सरसों का तेल आज 200 पार है, सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। और उदय सिंह जी, मेरे को सुषमा स्वराज जी जब विपक्ष की नेता थी सदन में, तो उनका आज एक भाषण याद आता है जो आज ही मैंने सुना भी। अपने भाषण में वो कहती हैं कि जिस सरकार के समय एक गृहिणी को अपने घर का चूल्हा चलाने में तकलीफ आ जाए, उस सरकार का जो सर है वो शर्म से झुक जाना चाहिए। तो यही बात मैं कहना चाहूंगा कि आज आवाम चीख चीख कर बुलंद तरीके से तथ्यों के आधार पर अपनी रोजमर्रा की जो तकलीफ है, जो महंगाई है, वो इस सरकार के समक्ष रखने की कोशिश कर रही है। और ये जो सरकार है ये केवल घुमाए जा रही है। सीधा जवाब महंगाई पर कोई नहीं देता। ना वित्त मंत्री जी ने संसद में दिया और प्रधानमंत्री जी तो चुप्पी साध कर बैठे। उदय सिंह साहब, मैं आपसे सवाल पूछूं कि इससे पहले, और आप ये, क्योंकि हम ये बार बार सुनते आए हैं और हमने लोकसभा राज्यसभा में भी सुना, वजह कोविड और वजह रही यूक्रेन रशिया का वॉर। इससे पहले आप ये जवाब में मुझे बोले, मैं आपको बताना चाहती हूं कि कोविड से पहले ही जीडीपी की जो रेट है वो मुल्क में घटती जा रही थी। डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही जीडीपी की रेट घट रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 2017, 18, 19, 20 में 48 ईयर्स में ऐसा था कि इतनी कम हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से इतनी दुश्वारियों का सामना था। तो ये सब कोविड रशिया यूक्रेन वॉर से पहले से ही शुरू हो चुका था। तो अब ये किस तरह से सही बैठता है कि हम हर चीज़ का जो एक तरह से इल्ज़ाम जो है या फिर क्रेडिट कहे वो कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर को दे दें? देखिए, आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, रेलिवेंट भी है, जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब ने बताया। और आपने स्वयं बहुत सारी बातों को कह भी दिया। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा और राज्यसभा में महंगाई बढ़ने के कारणों को रखा। और आपको मैं ये बता दूं कि पूरी दुनिया में जो दर है वो हम लोगों से ज्यादा है। पहला तो मैं यहाँ से आपको स्पष्ट करना शुरू करता हूँ कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 7.01 है, साउथ अफ्रीका में 7.4 है, जर्मनी में 7.8 है, इटली में 7.9 है, मैक्सिको में 7.88 है। और इस तरीके से आप दुनिया के जितने देशों में, यूनाइटेड किंगडम में 8.4 है, और भी जो विश्व के जो महत्वपूर्ण देश हैं, ब्राजील में 11.64 है। तो भारत से बाहर जो दूसरे इकोनॉमी है, जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमीज हैं, उनके यहाँ भी इन्फ्लेशन की रेट भारत से ज्यादा है। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में बहुत स्पष्ट कहा कि ये इन्फ्लेशन का एक प्रमुख कारण पैंडेमिक है और दूसरा यूक्रेन रशिया वार है। ये दोनों ही सिचुएशन ऐसा है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। आपने बहुत साफ कहा, हम सुन रहे थे, आप जो स्पष्ट कर रहे थे, श्रीलंका की इकोनॉमी की स्थिति पूरे दुनिया से छिपी हुई नहीं है, आज क्या दशा है वहां का। बांग्लादेश की इकोनॉमी
जो बहुत अच्छा सरवाइव कर रही थी, उसकी भी हालत जर्जर हो गई है। पाकिस्तान IMF का कर्ज लेकर के महीने महीने वो कर्ज के लिए जा रहा है पूरी दुनिया में, तब उसकी सर्वाइवल हो रही है। तो ये जो पैंडेमिक हुआ, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन था। इसने पूरी दुनिया की दुनिया अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया। और ऐसी परिस्थिति में, इस पैंडेमिक में हम लोगों ने बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं को चलाया। आप देख रही होंगी, राशन को हम लोगों ने डबल किया। आपने बहुत अच्छा कहा कि स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन नहीं है। स्टैगफ्लेशन का एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें इन्फ्लेशन और इकोनॉमी में ग्रोथ, एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ता है और दूसरी तरफ इकोनॉमी में किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं रहता है, उस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अपने यहाँ स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो नहीं है, ये बिल्कुल, ये निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में कहा। सर, क्योंकि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्लोबली जो है इन्फ्लेशन रेट हाई है, लेकिन यहाँ पर ये देखना भी ज़रूरी है कि जब कई कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट हाई होती है, एट द सेम टाइम उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है उस वक्त में, और वेज रेट क्या है, क्या वेज रेट बढ़ रही है, क्या एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है कि उस कंट्री की उस वक्त में सिचुएशन क्या है। हो क्या रहा है सर कि इन्फ्लेशन रेट हमारे यहाँ पर, भले ही आप परसेंटेज बता रहे हैं 7 के पास है तो हम तो बेहतर है दूसरे मुल्कों से, लेकिन वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, वेज नहीं बढ़ रहा है, तो लोगों को दिक्कतों का सामना है। सर, आप, क्योंकि बार बार मैं यही कह रही थी कि कोविड की बात आती है, पेंडेमिक की बात आती है, तो ऑन एन एवरेज जब ग्लोबल लेवल पर पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्रीज की 3.1% खराब हुई थी, 3.1% से घट गई थी इकोनॉमिक सिचुएशन, इंडिया की 6.6% से घट गई थी। सर नहीं, आप जो हमें बता रही हैं, आप लॉकडाउन को तो भूली नहीं होंगी। हम लोगों के इकोनॉमी में बहुत बड़ा शेयर था बाहर से इंपोर्ट का, चाइनीज इंपोर्ट का भी बहुत बड़ा शेयर था। आज भी चाइना से बहुत सारी चीजों का हम लोगों के यहाँ इंपोर्ट बिल्कुल बंद है, वहाँ टोटल लॉकडाउन का सिचुएशन अभी भी चल रहा है। अभी जो हम लोग डिस्कशन के लिए बैठे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार जनता के तकलीफों से कॉन्शस नहीं है, सरकार पूरी तरह से कॉन्शस है। सरकार का पूरा एफर्ट है कि पोस्ट पैंडेमिक एरा में इकोनॉमी का कैसे रिवाइवल हो भी रहा है। जहां तक वेजेस के बढ़ने की बात है, तो ये एक तरह से ये एक इसका हमारे यहाँ वेज कंट्रोल बोर्ड है, वेज बोर्ड है, और उसमें ये निर्णय लिए जाते हैं कि भाई इन्फ्लेशन का रेट इतना हो गया है, वेजेस को कितना बनाया जाए, उसी प्रोपोर्शन में DA का रेट क्या किया जाए। तो ये सारे के लिए हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत वर्क होता है। जहां तक हम लोगों के इकोनॉमी का प्रश्न है, हम लोगों का इकोनॉमी बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज के इकोनॉमी से, जो अभी स्टार्वेशन से गुजर रहे हैं, जिनके इकोनॉमी में 0 ग्रोथ रेट है, उनसे हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। नहीं, जिनकी आप बात करें वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है वो क्या करेंगे। और दूसरी बात ये सर, बोर्ड बना है वो किस तरह से वेज को देख रहे हैं। सच तो यही है कि वेज बढ़ नहीं रही है, ऐसे में आम इंसान इसको किस तरह से देखे। आपसे इस पर बात करेंगे सर, क्योंकि RBI की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2 महीने पहले ही आई थी, जो ट्रैजेक्टरी थी पहले इकोनॉमिक सिचुएशन की, उसके मुताबिक उस ट्रैजेक्टरी पे वापस आने में 12 साल लग जाएंगे। RBI की ही ये रिपोर्ट है। लेकिन इस पर हम चर्चा करें उससे पहले, गौतम सेठ साहब, ओपोजिशन क्या रेडी नहीं होती है बात करने के लिए? जब बात शुरू होती है वॉकआउट कर लेती है, और जो एलिगेशंस लगाती है वो डेटा बेस्ड नहीं होता है। ऐसा निर्मला सीतारमण का कहना है कि जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो डेटा ड्रिवन नहीं है। देखिए, पहले तो मैं उदय सिंह जी ने जो कुछ बातें कही उनका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने तमाम ऐसे देश, स्विट्जरलैंड का नाम लिया, फ्रांस का नाम लिया, कुछ यूरोपियन देश, कुछ और वेस्टर्न विकसित देश, उन सब का नाम लिया और उनकी महंगाई दरें गिनाई। मैं उनको कहना चाहूंगा कि उनकी महंगाई दरों के साथ साथ यदि आप उनकी आमदन दर भी दिखा दें, तो इस देश में साफ हो जाएगा कि महंगाई से वहां की जनता भी त्रस्त है कि सिर्फ यहां की जनता त्रस्त है। तो जो हमारा आमदन दर है वो लगभग 200% कम है इन देशों से, जिन देशों का आप नाम ले रहे हैं।
और क्योंकि भाजपा की सरकार को, भाजपा की माननीय वित्त मंत्री जी को इंटरनेशनल मार्केट का हवाला देने का बहुत ज्यादा आजकल रहता है, अपने हर वक्तव्य में वो इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, तो मैं इंटरनेशनल मार्केट के कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा। इंटरनेशनल मार्केट, जब मनमोहन सिंह जी के समय हम एलपीजी खरीदा करते थे तो लगभग 885.2 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन पर हमें एलपीजी मिला करती थी, और हम लोग 400 से 450 में सिलेंडर जो है वो भारतीय नागरिक को उपलब्ध कराया करते थे। आज 2022 मार्च में 769 डॉलर पर मैट्रिक टन प्राइस है, ये जो एलपीजी है उसका इंटरनेशनल मार्केट में। प्राइस तो एलपीजी का कम इंटरनेशनल मार्केट में हुआ, लेकिन डोमेस्टिकली 1100 रुपए से ज्यादा एलपीजी का सिलेंडर आप लोग कर चुके हैं। एक गरीब के लिए एलपीजी सिलेंडर खरीदना यानी अपनी हफ्ते 2 हफ्ते की जो उसकी कमाई है वो केवल एक सिलेंडर पर लगा देना, घर कैसे चलेगा इसका जवाब नहीं। मैं पेट्रोल के बारे में आंकड़े रखना चाहूंगा। 108.46 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल था मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, और उस समय हमने पेट्रोल को कभी 90 तक नहीं छूने दिया सर। लेकिन आज जब सिर्फ 60.6 डॉलर प्रति बैरल पर आप लोग कच्चा तेल ले रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, तो कभी 100 के पार, कभी स्टेट रेट घटाएं, लोगों को आपने त्रस्त कर दिया है। ये आपकी जो नीतियां हैं ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि की तरफ हम लोगों को दर्शा रही हैं कि देश आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अरे आप जीएसटी बढ़ाने की बात करते हैं, जिन लोगों का वोट लेकर प्रधानमंत्री इस देश की सत्ता में विराजमान है, उन्हीं लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें, चाहे वो दही हो, शहद हो, शक्कर हो, दूध हो, लस्सी हो, ऐसी तमाम चीजों पर जीएसटी बढ़ाकर आप लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की आवाम विरुद्ध जो सोच है उसका दर्शावा है, वो पूरे देश के सामने आप लोगों ने जीएसटी बढ़ा के किया है। और जहां तक आपने ये सवाल किया कि क्या ऑपोजिशन चर्चा करने के लिए रेडी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं इस देश का, हिंदुस्तान का जो इतिहास में पार्लियामेंट्री कल्चर का इतिहास है, हमारे सदन की प्रक्रियाओं का जो इतिहास है, वो बहुत गोल्डन है, वो बहुत खूबसूरत इतिहास है। लेकिन उसी इतिहास में हम ये देखते हैं कि आज मनमोहन सिंह जी के समय से अब देखें तो 50% कम बिल जो पार्लियामेंट में टेबल होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं। अरे भाई आपने स्टैंडिंग कमेटीज बनाई क्यों है जब आप चर्चा नहीं करना चाहते? यह बात पूरा देश अच्छे से जानता है कि चर्चा कौन नहीं करना चाहता। यह बात पूरा देश अच्छे से जानता है कि कौन सी पार्टी यहां पर ऐसी हुकूमत चलाना चाहती है कि जिसकी आवाज सत्य को बुलंद करने के लिए खुलेगी, उसको हम लोग जेलों में कैद करेंगे। मैं याद कराना चाहता हूं आप लोगों को कि रावण और कंस का साम्राज्य भी सत्य को जेलों में बंद कर कर टिक नहीं पाया था। तो जिस तरफ आप लोग चल रहे हैं उदय सिंह साहब, बात हो रही है कि हम बार बार ये हवाला दिया जा रहा है कि बांग्लादेश को देखे, श्रीलंका को देखे, पाकिस्तान को देखे, और वहाँ से हमारी स्थिति जो है इतनी बेटर हमारी सिचुएशन है और वहाँ तक हमारी सिचुएशन नहीं पहुँचेगी। जबकि अगर हम सिचुएशन कंपेयर कर ही रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम $1,800 है, और वहीं अगर हम पर कैपिटा इनकम यूएसए की देखें तो $68,000 है सर। तो ये गैप जो है ये बहुत बड़ा गैप है, और हम कैसे कहें कि जो सिचुएशन अभी है, क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है ऐसे में, और जब आरबीआई भी बोल रहा है कि ट्रेजेक्ट्री आने में बहुत साल लग जाएंगे, 12 साल लग जाएंगे, तो कैसे जीडीपी की रेट भी सही से उस रफ्तार से नहीं चल रही है जो चलनी चाहिए थी। हम कैसे समझे कि कैसे ये यकीन जो है आम आदमी को मिल जाए कि सब सही जा रहा है? देखिए, आपका बड़ा लंबा प्रश्न है और हमको 2 फ्रंट पे पेश करना पड़ रहा है। जो आप भी इक्वली हमें चार्ज कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस के साथी भी इक्वली चार्ज कर रहे हैं, दोनों ही आप मिल करके हमको चार्ज कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट है सर, आपकी गवर्नमेंट, जिसकी गवर्नमेंट होती है सवाल उसी से होता है सर। उसके बिल्कुल हम उसके लिए आपको दोषी नहीं मान रहे हैं, नहीं उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। मैं 2-3 चीजों को बहुत स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूँ। पहला ये कि यह तो सच्चाई है ना कि जो हमारे यहाँ जीएसटी का कलेक्शन हुआ है
1.5 लाख करोड़, ये एक हिस्टोरिकल कलेक्शन है। और इतना जीएसटी का कलेक्शन पहले, मतलब जीएसटी पहले नहीं था, रेवेन्यू था, तो ये वैट का ये कलेक्शन ना पहले हुआ था, ना हमें उम्मीद था कि इस तरह का कलेक्शन होगा। नंबर एक, नेचुरली जो जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, it is in the interest of the economy and the people of this country. It is not used for an individual interest. It is not used for an individual party's interest. It is used in the interest of the state for the welfare of the people. दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, उसी का जो मैं जवाब देना चाह रहा हूं। आप जो बोल रही हैं कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दूसरे इकोनॉमीज से, तो हम लोग इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि हम लोग उसी सिचुएशन को झेल रहे हैं जो दूसरे इकोनॉमीज फेस कर रहे हैं। हम लोगों ने भी पैंडेमिक के मार को उतना ही देखा है। हमारे यहाँ भी लॉकडाउन हुआ, हमारे यहाँ भी हजारों लाखों लोग इंडस्ट्रियां बंद होने के बाद विस्थापित हुए, घरों को आए फिर गए। इस तरह के सिचुएशन को हम लोगों ने देखा, और उस तरह में को भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जितना कोऑपरेशन होना था उन लोगों को कोऑपरेट किया। आज तक हम लोग डबल राशन दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत हम लोग हर गरीब महिला को, जो गृहिणी है, उसको फ्री हम लोग गैस का कनेक्शन दे रहे हैं। माननीय मनमोहन सिंह जी की नाम ले रहे थे हमारे कांग्रेस के भाई, आपको याद होगा उस समय हेवीली सब्सिडाइज था गैस का सिलेंडर, और अपने देश के ही नागरिकों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वेच्छा से सब्सिडी को छोड़ा, और सब्सिडी छोड़ने के बाद जो गैस का सिलेंडर है उसका प्राइस बढ़ा और वो मार्केट रेट पे नेचुरली ज्यादा हुआ। लेकिन गरीबों के लिए आज भी सब्सिडी की व्यवस्था है। उनके पास जो डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जो सिलेंडर का सब्सिडी है चला जाता है। ऐसा नहीं है कि गरीबों के इंटरेस्ट का ये सरकार प्रोटेक्ट नहीं करती है, आज भी उतना ही प्रोटेक्ट करती है। रही बात इकोनॉमी के सर्वाइवल की, सब्सिडी कंडीशंस में चेंज आ गई है सर, और बहुत महंगा अब पड़ रहा है। आप जिस सब्सिडी की बात करें और अब जो पड़ रहा है दुगना महंगा पड़ रहा है। हर एक चीज जो है दुगनी पड़ रही है। किचन बजट की जहां बात करें वो पूरा ही बिगड़ चुका है। अब बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें जो है ये इसको आप ये ऐसा चीज है जो एक इंडिविजुअल के कंट्रोल के बाहर है। इसकी प्राइसेज निर्धारित होती हैं सप्लाई के माध्यम से, और आप देख रही होंगी कि पूरे जो पेट्रोल का कीमत, डीजल का कीमत, एलपीजी का कीमत, ये सारा जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अनुसार फ्लक्चुएट करता है। अपने यहाँ लगातार जो इंटरनेशनल प्राइसेज है उसके चलते हमारे यहाँ बीच में तो आप देखती होंगी कि डीजल और पेट्रोल के प्राइस इतना बढ़ गए थे कि सरकार को मजबूर होकर के उस पर से जो सेंट्रल एक्साइज था उसको घटाना पड़ा, और घटाने के एक्साइज ड्यूटी घटा, और घटाने के बाद बहुत सारे स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ कम हुए। तो गवर्नमेंट पूरी तरह से कॉन्शस है, सरकार इस पे मुखदर्शी नहीं है। ये एक कल्याणकारी सरकार चल रही है भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो हर कदम पर गरीबों का क्योंकि इसी की बात हो रही है कि टैक्सेशन कम होना चाहिए। आपने जीएसटी कलेक्शन की बात की कि जीएसटी कलेक्शन कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन वही सर एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं सर, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, जीएसटी कलेक्शन जहां बहुत अच्छा आप बता रहे हो रहा है, वहीं कॉर्पोरेट टैक्स को जिस तरह से घटाया जा रहा है, जो हर साल की जीएसटी कलेक्शन है, कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से जितना जीएसटी का कलेक्शन आ रहा है उतना ही कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का नुकसान भी आ रहा है। 1,35,000 करोड़ के करीब ही उसका भी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स को उस अनुपात में घटाया नहीं जाए और जो यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने से रोका जाए? नहीं सर, ये बात है कि ग्लोबलाइजेशन का सिनेरियो है। अब जब पूरी दुनिया में ओपन इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन का सिचुएशन है, हमारे इंडस्ट्रीज को विश्व के मार्केट में कम्पीट करना है। अगर हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स को हम लोग रिड्यूस नहीं करेंगे तो इनके प्रोडक्ट्स इतना हाई कॉस्ट हो जाएंगे कि ये दुनिया के मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो उसके कारण हम लोगों को हर तरफ देखना पड़ता है और कॉर्पोरेट टैक्स को हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अगर एक तरफ एक्साइज ड्यूटी को घटा करके डीजल और पेट्रोल को दाम को कम किया जा रहा है
तो उसी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करके हाई कॉस्ट जो प्रोडक्शन है उसको भी बैलेंस किया जा रहा है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वो कम्पीट कर पाए। गौतम सेठ साहब क्या कहेंगे, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं अपनी जी। बात रखूंगा। उदय सिंह जी, आप और मैं यहां पर इस तरह की तमाम बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बातें कर कर चले जाएंगे, मगर मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, आज आपके सामने एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह आवाज उठाना चाहता हूं उन लोगों की तरफ से जिनकी बहुत उम्मीदों भरी वोट लेकर नरेंद्र मोदी सत्ता में विराजमान हुए थे। आज वो लोग आपसे पूछते हैं, उन्हें आपकी इन बातों से कोई मतलब नहीं है, उनको इस बात से मतलब है कि क्या उनके घर में दो बार की रोटी बन सकती है, क्या उनके घर में चूल्हा जल सकता है। आज मैं उन युवाओं के लिए आवाज उठाना चाहता हूं जिन्हें बेरोजगारी से त्रस्त होकर अपनी जान देनी पड़ रही है। आप क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देखिए, पिछले 5 साल में बेरोजगारी के कारण किए जाने वाली सुसाइड्स लगभग 70 से 75% इस देश में बढ़ गई है। बेरोजगारी दर पूरे विश्व में लगभग सबसे ज्यादा हम लोगों का होता जा रहा है, और हम लोगों का जो देश है वो पुअरेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में अग्रसर है। और उसी तरफ जो अडानी जी हैं, आपके प्रधानमंत्री के दोस्त, आपके लव्ड कॉर्पोरेट, वो जो हैं वो एशिया में अमीरों की लिस्ट में ऊपर जाते जा रहे हैं। तो बात यही है कि चाहे मैडम एक हम मिनट कहें कोई भी जस्टिफिकेशन दे या फिर हम जो है कितनी भी इसको एक पॉलिटिकल डिबेट में ले जाए, लेकिन आम आदमी के लिए इसमें क्या है? क्या आम आदमी को कल लोकसभा में, आज राज्यसभा में कोई राहत मिली, कोई ऐसी बात उनको मिली कि जिससे उनको सुकून मिले और लगे कि नहीं अब सिचुएशन जो बेहतर हो रही है? हालांकि निर्मला सीतारमण ने कहा कि सवाल ही नहीं है रिसेशन या फिर स्टैगफ्लेशन का, लेकिन जो दाम बढ़ रहे हैं, जो मार्केट की हालत है और किचन बजट की हालत है, क्या वो उससे मैच खाते हैं? गौतम सेठ साहब, उदय सिंह साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।